हाय एवरीवन, कैसे हो यार तुम लोग। बढ़िया, एकदम मस्त, फैंटास्टिक, सुपर्ब, गॉर्जियस, ऑसम, सीरियसली। चलो तो ठीक है, फिर आज पढ़ते हैं फिर हम थोड़ा। आज है 15 अक्टूबर और स्टार्ट करते हैं हम आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। इनविजिबल ई वेस्ट। अब ये कौन सा ई वेस्ट है भाई? ये वही है जो तुम दिन रात जनरेट कर रहे हो। हैं? हम कैसे जनरेट कर रहे हैं? अरे भाई देखो, तुम अपना मोबाइल यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, इनको कुछ टाइम बाद फेंक देते हो, तो ई वेस्ट ही तो जनरेट कर रहे हैं ना। इसमें इतने मेटल्स वगैरह होते हैं, एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, उसका वेस्ट बन जाता है, बाद में वो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है। अच्छा, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, तो सोचने के लिए दिमाग भी तो चाहिए ना बेटा। अच्छा, तो यार यही बात होती है, ये ना कुछ ई वेस्ट हम जनरेट करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता, हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं कि हम कर रहे हैं, और इसीलिए इसको इनविजिबल बोल देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, कहाँ लिखा है देखो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स दैट ड्यू टू देयर नेचर और अपीयरेंस कंज्यूमर्स डोंट रिकॉग्नाइज एज रिसाइक्लेबल वेस्ट, उसको हम बोल देते हैं इनविजिबल। समझे? अच्छा, तो ये न्यूज़ में क्यों आया है वैसे? न्यूज़ में इसलिए आया है, एक स्टडी हुई थी और करवाई किसने? एक फोरम है ब्रुसेल्स की। ब्रुसेल्स पड़ता है कहाँ पे? अपना बेल्जियम में। वो ऑर्गेनाइजेशन ये है WEEE, वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फोरम। ठीक है, और कंडक्ट किसने की? वो की UNITAR, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। अच्छा, तो क्या बोला इन्होंने स्टडी में? इन्होंने स्टडी में यही बोला कि हम काफ़ी सारा ई वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, और इनफैक्ट जो पूरा ग्लोबल ई वेस्ट है उसका 1/6 तो अनरिकॉग्नाइज्ड ही है। जैसे तुम लोग, जैसे लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते उतना ई वेस्ट करने के बावजूद भी। तुम्हारे हेडफोन्स हो गए, टूथब्रश हो गया, शेवर्स हो गए, केबल्स, ई टॉयज़, कुछ भी ले लो, हर चीज़ से ई वेस्ट निकल रहा है। इनफैक्ट 2022 की बात करें तो 59.4 बिलियन केजी हमने ई वेस्ट प्रोड्यूस किया था, उसका 15% हमने एकदम इनविजिबल। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और इसकी वैल्यू की बात करें तो $57 बिलियन निकल के आती है। समझे कितना ज़्यादा वैल्यू है इसमें? एक्चुअली अच्छे अच्छे, ये देखो, आयरन होता है, कॉपर हो गया, गोल्ड कंपोनेंट्स, इतने वैल्यूएबल कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हम ऐसे वेस्ट कर देते हैं। अगर अच्छे से रिसाइकल कर पाएँ, अच्छे से डिस्पोज कर पाएँ, तो शायद इसकी वैल्यू मिल सकती है हमें। हाँ, बात तो सही है। और यही अवेयरनेस फैलाने के लिए तो अक्टूबर 14 को इंटरनेशनल ई वेस्ट डे बनाते हैं, ताकि लोगों में थोड़ी अक्ल आए। अच्छा, क्योंकि अब देखो भाई, नया वर्जन आया नहीं आईफोन का, हम तो ले चल जाते हैं, हम ये नहीं देखते कि पुराना वाला तुम फेंकोगे तो उससे तो वेस्ट जनरेट होगा ना। ठीक है, या फिर चलो आईफोन तो कौन फेंकता है, कोई दूसरा फ़ोन ले लो, हम आए दिन चेंज करते रहते हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स का हम रिसाइकल कर सकते हैं, हम फिर भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सब अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कंज्यूमर्स में कि कितना इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को रिसाइकल करना, रिफर्बिश करना, वरना इससे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे हेल्थ को। हेल्थ को कैसे पड़ेगा? अरे हेल्थ को कैसे नहीं पड़ेगा? देखो, ये सारी चीज़ें जब प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, तो इसमें जितने भी मेटल्स वगैरह लग रहे हैं या जितने भी कंपोनेंट्स लग रहे हैं, उनकी तुम एक्सट्रैक्शन करोगे, माइनिंग करोगे, ठीक है, तो तब उससे पोल्यूशन होगा। ऑल राइट, फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन के टाइम स्मोक वगैरह निकलेगा, ठीक है, उससे हेल्थ इश्यूज़ होंगे, तुम्हें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा, हाँ, और उसके बाद जब तुम जैसे लोग डिस्पोज कर देते हो उनको बिना सोचे समझे, बिना उसको रिसाइकल किए अच्छे से, या प्रॉपर कोई डिस्पोजल एजेंसी को दिए हुए,
तो उससे वेस्ट की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वेस्ट से अलग पोल्यूशन होता है। तो सोचो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और अगर इसको अच्छे से डिस्पोज किया जाए तो वो नहीं होंगी वो सारी प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट अच्छी वैल्यू मिल सकती है हमें। अच्छा, तो ये बात थी इस आर्टिकल में, समझे? सही पकड़े हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, अब ये क्या है? ये एक तरह की एसोसिएशन है बेसिकली, मान लो ग्रुपिंग है। अच्छा, तो किसकी ग्रुपिंग है भाई? जो भी इंडियन ओशन से रिलेटेड नेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, उनकी ग्रुपिंग है। अच्छा, तो इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ आई है? इससे रिलेटेड ये न्यूज़ आई है कि जो 23rd मीटिंग हुई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उसको श्रीलंका ने चेयर किया। श्रीलंका चेयरमैन है, कोलंबो में हुई, ठीक है? वहाँ की जो प्लेस है कोलंबो, वहाँ पे हुई। अच्छा, और इसकी चेयरमैनशिप ना 2 साल रहेगी। देखो 2023 से 25 तक यही चेयरमैनशिप करेगा। अच्छा। अच्छा अच्छा, तो इससे पहले किसने की थी? इससे पहले यार बांग्लादेश ने की थी, अपने पड़ोसी ने, और किसने? अच्छा अच्छा, ये बात है। तो ये बनाई कब गई थी? वही एसोसिएशन बनाई थी 1997 में, काफ़ी पहले, समझे? और कितने नेशंस है इसमें? तो 23 नेशंस है, 23। कौन कौन से? कौन कौन से वो तो मैंने लिखे नहीं, वो तुम देख लेना, मेरे को आलस आ रहे थे थोड़ा, तो थोड़ा काम तुम भी करो यार। अच्छा, और 11 डायलॉग पार्टनर्स है इसमें, और सेक्रेटेरिएट इसका मॉरिशस में पड़ता है। अच्छा अच्छा, और इनफैक्ट अगर ये बात करें कि रीसेंट किसने ज्वाइन किया, अभी कोई रीसेंट कंट्री हो, तो वो फ्रांस आ जाती है अपनी। जी हाँ, फ्रांस, वही फ्रांस जिसकी कैपिटल पेरिस होती है, वही फ्रांस जिसके प्रेसिडेंट का नाम इमैनुअल मैक्रोन होता है, वही फ्रांस जिसकी स्पेलिंग एफ से स्टार्ट होती है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे बस, तो ठीक है। और जब मतलब इंडिया ने वाइस चेयरमैनशिप की है इस बार, मतलब श्रीलंका तो चेयरमैन है और इंडिया वाइस चेयरमैन है, और अगले टर्म की बात करें मतलब 25 से 27 वाले में, उसमें इंडिया को चेयरमैनशिप मिल जाएगी। वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं कि भाई ये ग्रुपिंग बनाई किस लिए गई थी, क्या क्या काम होंगे इसके, क्या क्या प्रायोरिटीज़ एरिया होंगे इसके। प्रायोरिटी एरियाज़ की बात करें तो देखो, पहला तो हम सोचेंगे कि कैसे हम ट्रेड वगैरह बढ़ा सकते हैं इन सारी कंट्रीज से, कैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़वा सकते हैं, ठीक है? तो उससे रिलेटेड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन हो गया। अच्छा, और मान लो तुम ट्रेड वगैरह कर रहे हो, अब रास्ते में पायरेट्स वगैरह मिल जाए या कोई और डेंजर मिल जाए तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उससे रिलेटेड फिर हमें मैरीटाइम सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, ये बात भी है। और एक बार मैरीटाइम सेफ्टी वगैरह देख ली तो ब्लू इकोनॉमी अपने अपने आप बढ़ेगी। मतलब ब्लू इकोनॉमी बोले तो ओशन से कोई भी हमारी आमदनी होती है तो थ्रू फिशरीज या फिर कोई अदर सी फूड प्रोडक्ट्स हो गए अपने, ठीक है? तो उससे रिलेटेड भी बढ़िया हो जाएगा। तो वो भी एक प्रायोरिटी एरिया है इस ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा, ओपन ने मैरीटाइम सेफ्टी तो देख ली, कोई डेंजर वगैरह आ जाए तो, लेकिन अगर डिज़ास्टर ही आ जाए तो फिर क्या करेंगे? हाँ, तो उसके रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड भी इसमें डिस्कशंस होते हैं। अच्छा, ये बात भी सही है। इनफैक्ट ये इंक्लूसिव भी है, ये वुमेन के एम्पावरमेंट की भी बात करता है। असंभव, असंभव। ये तो बेस्ट है, फिर ऑफ कोर्स बेस्ट है। और तो और सिर्फ ट्रेड वगैरह से या इकोनॉमी रिलेटेड सी चीज़ें नहीं, पीपल टू पीपल कनेक्ट, यानी कि कल्चरल एक्सचेंज, टूरिज़्म कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? ये सब की में भी ये ग्रुपिंग जो है डिस्कस करती है। अच्छा अच्छा, इनफैक्ट सिर्फ कल्चरल एक्सचेंज वगैरह नहीं, हम पढ़ाई लिखाई में भी कोलैबोरेट करते हैं, एकेडमिक्स में,
साइंस टेक्नोलॉजी हो गई, उसमें भी हम कोऑपरेशन करते हैं इस वाले ऑर्गेनाइजेशन में। तो बस यही बात थी, यही कहानी बनानी, और ये सारे प्रायोरिटी एरियाज अपने निकल के आ जाएंगे। सिंपल था ना। और अब बात करते हैं कुछ एग्रीमेंट्स की। हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अब हुए हैं तो थोड़ा देख लेते हैं। अब इंडिया जा ही रहा था श्रीलंका, तो सोचा कि जा तो रही हैं, थोड़े एग्रीमेंट्स कर आते हैं साथ ही में श्रीलंका के साथ। ठीक है, अलग से जाएंगे, पैसा लगेगा, तो चलो खर्चा बच जाएगा, इसी बार कर आते हैं। बात तो सही है। तो क्या क्या किए भाई एग्रीमेंट्स? एक तो हाउसिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, एक मॉडर्नाइजिंग स्कूल्स को कैसे मॉडर्नाइज करना है, और फिर क्या बचा, फिर मिल्क प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करना है श्रीलंका में, उससे रिलेटेड भी हम थोड़े बहुत एग्रीमेंट्स कर आए। तो बस यही बात थी। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, एक तरह की रीजनल ग्रुपिंग है, और इसके हमने काम देख ही लिए। बस इतना ही पढ़ना है। IMEC, अब ये क्या है? ये है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। कॉरिडोर, व्हाट इज इट लाइक? समथिंग लाइक स्कूल कॉरिडोर? भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, अरे नहीं, कॉरिडोर मतलब ऐसे देखो, ऐसे कनेक्शंस बना देते हैं कुछ कुछ कंट्रीज़ में, ताकि जैसे कि मान लो सी रूट से हमने कनेक्ट कर दिया, या रेल रूट से कर दिया, या रोड के रूट से कर दिया, ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ के प्लेसेस कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, ट्रेड डेवलप होता है, ट्रेड बढ़ता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, ठीक है, लॉजिस्टिकल इश्यूज सॉल्व होते हैं, सप्लाई चेन्स वगैरह के इश्यूज सॉल्व होते हैं। तो ये बात है। अच्छा, तो अभी एक्चुअली G20 की जो मीट हुई थी ना इंडिया में, तभी ये वाला एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें हम इंडिया, मिडिल ईस्ट के नेशंस और यूरोप की कंट्रीज़ को कनेक्ट करेंगे। इस डायग्राम में अपन को दिख ही रहा है, ठीक है। तो ये बात थी। लेकिन अब ये न्यूज़ में क्यों रहा? न्यूज़ में यूँ रहा कि भाई हम जानते हैं जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया, वहीं पे इज़राइल पैलेस्टीन पड़ता है। हाँ, और वहाँ पे अपना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और अब ये डिस्कशन चल रहे हैं, मतलब ये बातें चल रही हैं कि उसका इम्पैक्ट इस पर आएगा नहीं आएगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं नहीं आएगा, कुछ कह रहे हैं कि आ सकता है। अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मैंने कहा चलो न्यूज़ में है तो एक बार इसको डिस्कस तो कर लेते हैं। तो यही बात है, ठीक है। देखो लिखा है साइंड एट G20 समिट इन न्यू दिल्ली, और ये किसका पार्ट है? ये है PGII का ही पार्ट है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ये बेसिकली एक तरीके की पार्टनरशिप की गई थी, जिसमें यूँ था कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करना है, ताकि लो और मिडिल इनकम जो कंट्रीज़ हैं वो भी डेवलप हो पाएँ, डेवलप्ड कंट्रीज से कनेक्ट हो पाएँ, ये सब बातें थी। और इसमें बहुत सारे देखो मंडली मॉडल टाइप का प्रोजेक्ट है, तो इसमें रेल, रोड, शिप्स वगैरह हर तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। और इसमें 2 कॉरिडोर्स होंगे, एक तो ईस्ट कॉरिडोर हो गया जिसमें हम इंडिया से अरेबियन गल्फ को कनेक्ट कर रहे हैं, और फिर आएगा नॉर्दर्न कॉरिडोर जिसमें हम गल्फ को यूरोप से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, सिर्फ ये वाली ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी केबल हो गई, हाइड्रोजन पाइपलाइन हो गई, हाई स्पीड डेटा केबल हो गई, ये सब भी कनेक्शंस बनेंगे। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। देखते हैं अब आगे क्या होता है इसमें। इनफैक्ट जैसा हम जानते हैं कि चाइना जो है ज़ोरों शोरों से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को डेवलप करने में लगा है, तो भाई उसके काउंटर में हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं। तो इसीलिए इंडिया जो है ऐसे वाले प्रोजेक्ट्स में अग्रीमेंट्स कर रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये बात थी इसमें।
कवर लेक। अब ये जो लेक है ना, ये पड़ता है अपना एक बेगूसराय नाम की डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहाँ पे, ठीक है। और ये एक वेटलैंड है। वेटलैंड मतलब कोई सी भी ऐसी लैंड जहाँ पे थोड़ा पानी वानी भरा रहता हो, ठीक है, उसको वेटलैंड बोल देते हैं। और ये हमारे इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑलराइट। और कौन सा कन्वेंशन है जो वेटलैंड को कंजर्व करने की, प्रोटेक्ट करने की बात करता है? तो वो है रामसर कन्वेंशन, ठीक है। तो बात क्या है ना कि बिहार में एक ही वेटलैंड है जो कि रामसर कन्वेंशन में आती है, ठीक है, और वो है कंवर लेक। अच्छा, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये वक्त चलते अब सूख रही है। जी हाँ। तो सूख क्यों रही है भाई? सूख इसलिए रही है क्योंकि अब उनको पता ही है हम इंसान लोग कितना पोल्यूशन कर रहे हैं, कितना सारी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब पता ही है हम कितने ज़्यादा हमारी एक्टिविटीज़ से एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट पहुंचा रहे हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? ग्लोबल हीटिंग हो रही है, तो उन्हीं सब का इम्पैक्ट हमें इन पे दिख रहा है। अच्छा, और तो और इसको पता है कबरतल झील भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कबरतल झील। ये एक तरीके का एक्चुअली ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक क्या होते हैं ना, जैसे यूँ मान लो ऐसे रिवर जा रही है मेंडर्स बनाते हुए, यूँ इस तरह से रिवर जा रही है। अब मान लो किसी कारण से ये बहते बहते यहाँ से कनेक्शन टूट गया इसका, तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। इसी को ऑक्सबो लेक जो है हम बोल देते हैं। आई बात समझ में? ये होता है। तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है ये, सबसे बड़ा। और कौन सी रिवर से बनता है? तो ये गंडक रिवर से बनता है, गंडक रिवर से, ठीक है। ये बात है। तो ये दिक्कत की बात है यार, ये सूख रही हैं। इनफैक्ट जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से, वो वाली माइग्रेटरी बर्ड्स ना यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकती हैं। तो अलग अलग तरीके के माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, तो उनसे टूरिज़्म भी बढ़ता है इस एरिया का। लेकिन क्योंकि अब ये सूख रहा है तो हो सकता है ये माइग्रेटरी बर्ड्स ना आए, तो ये भी एक दिक्कत की बात है अपने लिए, ठीक है। और थ्रेट्स मैंने अब पता ही है क्या क्या थ्रेट्स होंगे यहाँ पे, जैसे ड्रेनेज है, डैम वगैरह हम कंस्ट्रक्ट करते हैं रिवर्स वगैरह पे, तो उससे भी इनको जो है ये सूख रहा है। कैनलाइजेशन वगैरह हो गया। उसके बाद इंक्रोचमेंट की हम इंसानों की आदत होती है ये हर जगह घुसने की, तो हम फार्मिंग हो गई, डेवलपमेंट वहीं आसपास कर रहे हैं, तो उस वजह से भी सूख रहा है। और ये मैंने बता दिया कि फ्रेश वाटर लेक है, तो इस पे स्टेप्स उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है और बिहार का सिर्फ ओनली वेटलैंड है ये ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व इट यार। और अगर रामसर साइट्स की बात करें पूरे इंडिया में तो कितनी है? 75 जी, यस। तो बस इतना ही था इसमें। नीलगिरी ताहर, ये ना एक तरीके का एनिमल है जो कि तमिलनाडु वाले एरिया में पाया जाता है। वहाँ का इनफैक्ट स्टेट एनिमल ही है, तमिलनाडु का ये स्टेट एनिमल है। और न्यूज़ ये है इससे रिलेटेड कि तमिलनाडु के जो सीएम है उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया द नीलगिरी ताहर, जिससे उनका कंजर्वेशन हो सके। तो इनको क्या दिक्कत हो रही है? मतलब इनका पॉपुलेशन क्यों डिक्लाइन हो रही है? अरे भाई क्यों होगी? हम इंसानों की वजह से। और किससे खतरा होगा? हम ही करते हैं इनकी पोचिंग, या फिर हम ही कर रहे हैं अर्बनाइजेशन वगैरह, उससे इनका हैबिटाट लॉस हो रहा है। बस वही दिक्कत है। ये एक्चुअली माउंटेन वाले एरिया में मिलते हैं। अब नाम में देखो नीलगिरी लिखा है, नीलगिरी पर्वत कहाँ पड़ता है? केरला तमिलनाडु वाले एरिया में, ठीक है। तो वही बात लिखी है, इट इज़ एंडेमिक टू सदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है।
इसको नीलगिरी आइबेक्स भी बोलते हैं। जी यस, नीलगिरी आइबेक्स। ऑल राइट। और इसमें बताया गज़ब की कला होती है। ये कितने भी स्टीप जो माउंटेन्स होते हैं, क्लिफ्स होते हैं, ऊंचाई होते हैं, उनको चढ़ लेते हैं बहुत आराम से, बहुत मज़े से। ये तो बहुत सही बात हो गई यार, हमारी तो सांस फूल जाए गजब बेइज्जती है। चलने में। इसलिए इनको माउंटेन मोनार्क भी बोलते हैं। जी हाँ। तो इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी तमिलनाडु में ही मिलती है क्या? नहीं नहीं नहीं, हाईएस्ट पॉपुलेशन तो इनकी केरला में मिलती है। एक नेशनल पार्क है वहाँ पे, एराविकुलम करके, वहाँ पे। लेकिन स्टेट एनिमल तमिलनाडु का है। ये भी गजब बात हुई। और IUCN की स्टेटस की बात करें तो ये इंडेंजर्ड है। ऑफ कोर्स डेंजर में होगा हम इंसानों की वजह से। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया 1972 की बात करें तो शेड्यूल 1 में आता है। ठीक है, तो इसके कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स लगा रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट। ठीक है जी, क्योंकि हम इनको थ्रेट्स पहुंचा रहे हैं, इनके हैबिटेट लॉस हो गए, या हम क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, या पोचिंग कर रहे हैं। ये देखो कितना भोला सा जीव है ये। Oh my God! इनको भी नहीं जीने दे रहे हम, हद कर रखी है हमने। तो यही बात थी बस। रुको जरा, सब्र करो। तो इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा आज का सेशन। आपको बताना ज़रूर है कैसा लगा। और हाँ, मेरी इतनी बकबक झेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह जुड़े रहिए, मैं लाती रहूँगी सेशंस रेगुलर बेसिस पे। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।